चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 9 में 9 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के। और आशा है कि आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा सारी एनसीईआरटी का, और मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ते नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपको एंड में बहुत प्रॉब्लम हो एक साथ पूरी पढ़ने में। तो एनसीईआरटी को मेरे साथ पढ़ते रहिए तो आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो ये डायग्राम जैसे कि हर बार मैं इसको यूज करता ही हूँ आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति 19वीं शताब्दी के अंत तक अच्छी तरह स्थापित हो गई थी। तो ये जो इन्होंने अपनी एक प्रकृति की इन्होंने जो है अपनी एक थ्योरी दी थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया सिद्धांत दिया था। तो सिद्धांत तो यही बहुत प्रकाश का तरंग प्रकृति था। प्रकाश तरंग प्रकृति की है, प्रकाश तरंग प्रकृति है, पूरे में सबने बता रखा था। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति 19वीं शताब्दी के अंत तक अच्छी तरह स्थापित हो गई थी। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, सबको पता है, जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती है तथा जिस आकाशीय क्षेत्र में फैली होती है वहां ऊर्जा का स्तर वितरण वितरण होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही शायद पहले भी आपको बताया है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे मैक्सवेल ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। को मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हाँ, तो कैसे सबसे पहले तो ये एक्स एक्स एक्सेस बना लेते हैं। तो कैसे, और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे 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 होती है। तो एक दूसरे के 90 डिग्री का जो है वो एंगल मतलब बनाते हैं। तो ये 90 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर ही चलते हैं हमेशा। तो ऐसे जो है उसने बताया था कि कैसे जो है मैक्सवेल की थ्योरी ने बताया कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कैसे जो है वह काम करती है। हाँ, तो अब आप समझे कि कैसे वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय एक तरंग होती है, वो भी उसी ने बताया था। जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र जो है इनको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो उनसे मिलकर बनी होती है, और तथा जिसमें आकाशीय क्षेत्र में फैली होती है वहां ऊर्जा का स्तर वितरण होता है। चलिए, रुकिए जरा। हाँ, तो अब हम यह देखेंगे कि क्या प्रकाश का यह तरंग चित्रण पिछले अनुभाग में दिए गए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रेक्षणों की व्याख्या कर सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इन्होंने प्रकाश की तरंग प्रकृति है, जो सिद्धांत है, क्या ये हमारे जो पिछला हमने अनुभाग पढ़ा है, क्या उसमें जो जो हमने सब कुछ पढ़ा है, क्या उसको ये कर रहा है, इसमें चीजें बैठ रही हैं, या फिर ये अलग अलग हो रहा है, या फिर इनके संक्षेप में जा रहा है, या कुछ इसके मतलब सही से दोनों सेम नहीं है, उसके बारे में देखेंगे। क्या क्या अलग अलग है वो देखेंगे। जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ही अधिक वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम होंगे। परिणाम स्वरूप तीव्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा अवशोषण होगा। ये तो सिंपल सी बात है। परिणाम स्वरूप तीव्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा अवशोषण होगा। तो सिंपल है। इस चित्रण के अनुसार प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा तीव्रता में वृद्धि के साथ बढ़नी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। इसके साथ ही चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एक पर्याप्त तेज वि- विकर्ण किरण द्वारा उच्चतम समय में इलेक्ट्रॉनों को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में सक्षम होगा जो इनके धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक हुई। हाँ बिल्कुल, इसलिए एक दहली आवृत्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तरंग सिद्धांत इन पहलुओं से अनुभव 11.4.3 में दिए गए उदाहरणों 1 2 3 से सीधे विरोध होता है। मतलब हमने पिछला जितना भी पढ़ा इन सबको विरोध करता है ये सिद्धांत, इसलिए सिद्धांत जो है वो हम जो है उसको प्रूव नहीं करता है। आप खुद देखिए। साथ ही चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एक पर्याप्त तेज रेडिएशन गोला उच्चतम समय में इलेक्ट्रॉन को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में सक्षम होगा जो इनके मेटल परत के बाहर निकलने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा से अधिक होगी। स्पष्ट गणना के यह आकलन किया जा सकता है कि एकल इलेक्ट्रॉन के लिए कार्य फलन को पार कर धातु से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटाने में कई घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है। यह निष्कर्ष भी प्रेक्षण 4 से जिसके अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तुरंत होता है वो बिल्कुल विपरीत है। तो अभी हमने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको कि जो है प्रेक्षण चौथे में हमने आपको बताया था कि बताया था कि 10 की घात -9 सेकंड के अंतर जैसे ही जो है और क्या आपको दिखाता हूँ।
तो जैसे ही बता जैसे स्रोत एस है, और जैसे जैसे ही यहाँ से जो है ये रेज आती हैं और जैसे ही इस पट्टिका पर पड़ती हैं, वैसे ही 10 की घात -9 की जो है इससे या इससे भी कम समय में जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस पट्टिका से बाहर आ जाते हैं, और वे इस पट्टिका से फिर वो इस पट्टिका में आ जाते हैं, और इस पट्टिका से आने के बाद वो इस पट्टिका में कंप्लीट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की चालकता को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, धारा, विद्युत धारा। और फिर उसको हम दिक् परिवर्तन से यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन यह जो थ्योरी है, यह जो हमने पढ़ा ये सिद्धांत, तो इस सिद्धांत जो है हमने चौथा जो पढ़े है, जितनी भी रिएक्ट इक्वेशंस वगैरह जिसको हमने ड्राइव किया, जो भी हमने सब पढ़ा उसके विपरीत जाता है। तो यह जो है सिद्धांत गलत है। जैसे कि ये इसमें भी बताया था मैंने आपको कि हाँ, ये देखिए, इसके साथ ही चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एक पर्याप्त तेज विकिरण द्वारा उच्चतम इलेक्ट्रॉनों की इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में सक्षम होगा जो इनके धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक होगी। हाँ, इसलिए एक दहली आवृत्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तरंग सिद्धांत के इन पहलुओं से अनुभव 11.4.3 में दिए गए उदाहरण 1, 2, 3 से सीधे विरोध होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें भी विरोध तो ये सबको विरोध कर रहा है। मैं आपने देखा जैसे कि विकिरण जो है यहाँ पे शब्द गलत लिखा हुआ था, तो मैंने उसको सही कर दिया। तो विकिरण किरण है द्वारा उच्चतम समय में इलेक्ट्रॉनों को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में सक्षम होता है, इनके धातु परत से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक होगी। तो यही जो है वो थ्योरी थी। लेकिन जो है ये अपनी जो है पुरानी, जो हमने जितना भी कुछ पढ़ रखा है, इसको जो है नहीं बता पा रही थी इसको सही से। उनको वो उनके हिसाब से तो कई घंटे भी लगते हैं इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकलने में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि स्पष्ट गणना में यह आकलन किया जा सकता है कि एकल इलेक्ट्रॉन के लिए कार्य फलन को पार कर धातु से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जुटाने में कई घंटे या उससे भी अधिक अधिक समय लग सकता है। यह निष्कर्ष भी प्रेक्षण चौचार, जिसमें हमने पढ़ा कि 10 की घात -9 सेकंड से भी कम का, या तो इतना ही लगे या इससे भी कम समय लगता है इलेक्ट्रॉन को जो है पट्टिका से बाहर आने में, जब उस पर प्रकाश पड़ता है। तो आप सोचिए कि ये जो है बिल्कुल उसके विपरीत जा रहा है। जो हमने बातें सारी पढ़ी उसके बिल्कुल ही विपरीत जा रहा है। तो हमने पहले पढ़ा कि 10 की घात -9 या उससे ऊपर या उससे नीचे का समय कम समय लगता है। बट ये कह रहे हैं कि या तो कई घंटे या उससे भी अधिक समय लग सकता है। आप समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि उसके आसपास, ये बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीज जो है ये जो है बता रहे हैं। और जो उदाहरण हमने 1, 2, 3 पढ़े हैं पहले, ये उनको भी जो है बिल्कुल ढंग से प्रूव नहीं कर पा रहे हैं ये थ्योरी। तो ये सिद्धांत जो है पूरी तरीके से गलत है। तो अब ये सिद्धांत जो है, तो सिद्धांत तो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी आज हम वो इतना ही पढ़ना था, बस एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो वैसे तो मैं बहुत बार इसमें कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये स्रोत ऐसे है, इससे जो है प्रकाश आया, प्रकाश जो है क्वार्ट्ज बॉक्स से होता हुआ और ये अपना पट्टिका सी पर पड़ा, और पट्टिका सी पर पड़ते ही ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने चालू हुए और जो है अपनी पट्टिका ए तक पहुंचे। जैसी पट्टिका ए तक पहुंचे और उसके बाद पट्टिका ए से हमने सर्किट कंप्लीट किया, विद्युत धारा से चलने। विद्युत धारा है क्या? इलेक्ट्रॉन की चालकता ही तो विद्युत धारा है। तो इलेक्ट्रॉन जितना चलेंगे उतनी ही तो धारा होगी, तो इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से चलेंगे उतनी ही धारा होगी। इलेक्ट्रॉन जो है, पर हमने उसके बाद हमने पढ़ा था पहले कि कैसे जो है वो आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है, जो अपना विद्युत धारा है वो आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है। फिर हमने पढ़ा कि जो है अपना विभव जो है वो कैसे धारा पर निर्भर करता है। फिर हमने पढ़ा कि विभव और धारा में अलग अलग आवृत्ति के अगर अपन जो है वो लेंगे प्रकाश, तो क्या होता है। तो हमने बहुत सारे ग्राफ जो है पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सब पढ़ के आने हैं और सारे ग्राफ जो है पढ़िएगा। और बहुत सारे हमने ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं, और ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में बनाने के लिए आपको आ जाए। बाकी कुछ अब हम बाद में कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज तो हम इतना ही रहने देंगे, और बाकी फिर हम बाद में एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्पल्स के तौर में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करना है। और क्योंकि एग्जाम्स में आएंगे ही, तो आपको मैं मेथड सिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना कैसे है, मतलब एग्जाम वो जो है आंसर तक पहुंचना कैसे है, तरीका कैसे है उनको करने का, तो उसका उसको भी हम पढ़ेंगे। और बाकी आज हमने चित्र जो है, इसमें कुछ स्पेशल था नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सिद्धांत था, और जो भी वो भी प्रूव नहीं था, मतलब वो अपने जो जितना भी हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा उसको सबको ये बिल्कुल कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया।
तो ये नहीं कह सकते हैं कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सी चीजों को नहीं कर पाया, लगभग चीजों को नहीं कर पाया। जैसे ये उसको उसी को प्रूव नहीं कर पाया कि कैसे जो है 10⁻⁹ से कम समय में जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। और दूसरा एक दो तीनों जो उदाहरण पड़े उसको भी ये प्रूव नहीं कर पा रहा है। इनके हिसाब से जो है, जो इनके साथ ही प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, वो उनके हिसाब से कुछ भी आवृत्ति कुछ भी हो, एक पर्याप्त तेज विकिरण किरण द्वारा इलेक्ट्रॉनों को इतनी पर्याप्त ऊर्जा देने में सक्षम होता है जो धातु पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक होगी। इसलिए एक दहलीय आवृत्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो इनकी थ्योरी जो है बिल्कुल ही टोटल हमारे जो हमने जो ही पढ़ा उससे अलग ही चल रही है। तो वैसे तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना समझना है कि ये जो है कि कैसे जो है ये थ्योरी थी क्या, और इसने प्रूव करने की क्या कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए, सिद्धांत जो है सही नहीं साबित नहीं हुआ। तो आपको बस इतना ऐसे सिद्धांत में पढ़ना है। और बाकी क्वेश्चन इस सिद्धांत से बन सकता है, तो मैंने जितना पढ़ा है उससे बनेगा तो उसी से बनेगा। वरना एक बार आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, हो सकता है कि एनसीईआरटी में मैंने जो एक आध पॉइंट छूट गया हो तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ के कवर कर लीजिएगा। सिंपल है, जो मैंने क्रैश पॉइंट आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, पूरी थ्योरी इतनी टफ नहीं है, बहुत इजी सी है। मैंने आपको उसको पूरा समझा दिया है। आप उसके एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, आपको पूरी समझ में आ जाएगी, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी आप पढ़ के देखिएगा, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कुछ दिक्कत नहीं आएगा। पूरी एनसीईआरटी आप मेरे साथ कंप्लीट करते जाइए, एट द एंड आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा वो गलत नहीं होने वाला। और जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको सही करा दूंगा। ग्राफ जो है हम 4 से 5 ग्राफ हो सकता है अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो ग्राफ्स आप प्लीज पढ़ के आइएगा, और ग्राफ्स पढ़ते रहिए, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ्स अपना जो थ्योरी भी जो स्ट्रॉन्ग करते हैं। कभी कभी थ्योरी में अपन भूल जाते हैं, लेकिन अपन को ग्राफ याद रहता है, तो ग्राफ से हम थ्योरी बना लेते हैं, और थ्योरी से हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ को अपन को रटना भी नहीं है, ग्राफ को ना रटना है, तो ग्राफ को समझना है। ग्राफ से अपन थ्योरी कर लेंगे, थ्योरी से ग्राफ का जो जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे दोनों को, मतलब थ्योरी और ग्राफ को अपन इंटरलिंक करके रखेंगे। तो बस अब पढ़ते रहिए अपना अच्छे से, और बाकी डिस्कस कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज वही प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो पढ़ा, जो कि वो है जो हमारे पिछली जो है हमने जितना भी कवर कर रखा है उसको ये प्रूव नहीं कर पाया। और बाकी कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ऊर्जा क्वांटम। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसमें जो है ये आपको सही जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का पूरा एक्सपीरियंस, मतलब मजा दे देगा ये आपको। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने जो ही पढ़ा है वो सब प्रूफ किया जाएगा इसमें। आपको समझाया जाएगा कि कैसे जो है इन्होंने प्रूफ किया, इनकी थ्योरीज क्या थी और ये क्या प्रूफ करना चाह रहे थे, इनकी जो है क्या इन्होंने किया। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जरूर हम देखेंगे कल। और चलिए धन्यवाद। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करते जाइएगा, आपका सारा कोर्स मैं करा दूंगा। बाकी ग्राफ की प्रैक्टिस मैंने आपसे बोले वो करते रहिएगा, और लिख लिख के कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ लिख लिख से आएंगे, वो याद नहीं करने हैं, समझ के करने हैं। ग्राफ को समझिए, फिर बनाइए, खुद से बनाइए, रटना नहीं है। अपन ग्राफ से, और थ्योरी जो है मेरे साथ रीडिंग करते चलिए, तो एनसीईआरटी आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ग्राफ पूरे बनाते चलिए, और जो अगर न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो कुछ वीडियोस के बाद में एग्जांपल्स भी आपको कराना चालू करूंगा, तो आपका जो है वो भी कवर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।